हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के घटना चक्र से 5 क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस इस तरीके से कवर किए जाएंगे कि यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी भी कवर होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी का आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर किए जाएंगे। सो इन द एंड आप अपने स्कोर्स आउट ऑफ 5 कमेंट करेंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। हु सेड दिस? A. Richard Hartshorne, B. Alfred Hettner, C. Herodotus and D. Galileo। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्फ्रेड हेटनर। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिचर्ड हार्टशॉर्न। तो रिचर्ड हार्टशॉर्न जो है उन्होंने भी ज्योग्राफी की अलग से डेफिनेशन दी थी, बट उनकी जो स्टडी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि अर्थ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। तो बेसिकली अर्थ के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने डिफाइन किए थे वो, ठीक है। वेयरएज जब हम अल्फ्रेड हेटनर की बात करते हैं तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ज्योग्राफिक कोरोलॉजी। सो बेसिकली कोरोलॉजी क्या है कि जो अर्थ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डिफरेंट फिनोमिना जो है डिफरेंट पार्ट्स पे स्प्रेड है एंड क्यों स्प्रेड है उनके ऊपर इसकी स्टडी। Similar to the concept which is asked in the question कि जो different phenomena हैं usually related in different parts of the earth surface। So यहाँ पे अल्फ्रेड हेटनर की ये थ्योरी थी। थर्ड, हम हेरोडोटस की जब बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था? इनकी स्टडी थी कि मैं अर्थ की एज जो है वो फाइंड आउट करूंगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि अर्थ पे कितने सेडिमेंट्स जो हैं कितने पोजिशन पे कितने टाइम पे डिपॉजिट हुए हैं, कि कितने सेडिमेंट्स कहाँ पे डिपॉजिटेड है, उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि अर्थ की लाइफ कितनी है। फोर्थली विल टॉक अबाउट गैलीलियो गैलीली। तो एक तो उन्होंने टेलीस्कोप तो इन्वेंट किया ही था, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि जो जुपिटर के मून है उसको भी उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद सन के डार्क स्पॉट्स हैं उसको भी उन्होंने डिस्कवर किया था, वेरियस अदर डिस्कवरीज। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनता है एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 11th की एनसीईआरटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज when the lava makes its way through cracks, ठीक है, and the fissures developed in the land, it solidifies, ठीक है, almost perpendicular to the ground. What is this structure called? A. Sills, B. Lapolith, C. Dikes, D. Batholiths। तो अगेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइक्स। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप ये चीज याद कर सकते हैं कि जो सिल्स हैं बेसिकली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्फ की सील ले आओ, राइट। तो एक सील जो है उसका क्या आप देख सकते हैं अपीयरेंस कैसा रहता है, बिल्कुल फ्लैट होता है दोनों साइड से। सिमिलर वे में जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है सिमिलर वे में एक चपटे फ्लैट वे में, ठीक है, उसको हम सील्स बोलते हैं। एंड बी की जब हम बात करते हैं लैपोलिथ की, तो लैपोलिथ जो है उसकी क्या कन्वेक्स एंड कनकेव जो हम लेंसेज पढ़ते हैं उसके बेसिस पे जो कन्वेक्स लेंस होता है जब उसी शेप में यानी कि लेंटिकुलर शेप में हमारा मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसको हम लैपोलिथ बोलते हैं। वेयर जब हम डाइक्स की बात करते हैं परपेंडिकुलर शेप में जब वो ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई हो जाता है एक बिल्कुल स्ट्रेट शेप में 90 डिग्री एंगल के अराउंड, तो उसको हम डाइक्स बोलते हैं। वेयर जब बैथोलिथ्स की बात करते हैं, बैथोलिथ्स जो है वो कोर ऑफ द अर्थ से मैग्मा निकल तो जाता है बट क्रस्ट तक आता ही नहीं है, राइट। लोअर लेयर्स ऑफ द अर्थ में जब वो सॉलिडिफाई होकर लेटर ऑन इग्नियस रॉक्स बनते हैं उसको हम बैथोलिथ्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि द साइंस ऑफ रॉक्स is known as A. Petrology, B. Entomology, C. Ornithology and D. Ichthyology। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक्स। जब हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड इक्थोलॉजी की बात करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ फिश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which among the following statements is or are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि in India the Himalayas are spread over 5 states only. Second, the Western Ghats are spread over 5 states only. Third, Pulicat Lake is spread over 2 states only. Choose the correct option from the codes given below.
A 1 only, B 3 only, C 1 and 2 only, and D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट हमारी जो थर्ड है सिर्फ वही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन इंडिया हिमालय जो कवर करते हैं नॉट ओनली 5 स्टेट्स, हिमालय कवर करते हैं 13 स्टेट्स। तो 13 स्टेट्स में हमारी 7 सिस्टर्स होती हैं, इसके अलावा जो उसका 8th ब्रदर है दैट इज असम, वो इंक्लूड होता है, तो 9 स्टेट्स हो गई। एंड देन जब हम थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हैं देन हमारे पास वेस्ट बंगाल आता है, देन वी हैव उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल 8 + 5 13 स्टेट्स जो है हिमालय कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो 6 स्टेट्स में है, जिसमें गुजरात का सर्दर्न पार्ट है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है एंड तमिलनाडु है। इसके अलावा जो पुलिकात लेक है बेसिकली वो तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है, बट एक बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, सॉरी, जिसको वो अब वहां पे सिचुएटेड है। तो अब वो थोड़ा बहुत स्लाइटली अगर हम कहीं आंध्र प्रदेश वाली साइड आती है तो पुलिकात लेक जो है कॉमन बाउंड्री शेयर करती है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। So next question and the last question we have is, with reference to genetically modified crops, answer the following. First, Genetic Engineering Appraisal Committee is responsible for the assessment of proposals related to the release of genetically engineered organisms and products into the environment. Second statement है कि BT cotton is resistant to bollworm. Third, soybean, maize, cotton and canola with herbicide tolerance and insect resistance are the most widely grown genetically modified crops around the world. Which of the following statements are correct? A 1 only, B 3 only, C 2 only, D all of the above. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मिल रहा है, जो कि ये चीज कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में सिंगल स्टेटमेंट है, वेराज यहाँ पे मेंशन्ड है आर करेक्ट। तो बेसिकली एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होने वाली है एंड ऑप्शन उसके रिगार्डिंग कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, के जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को बेसिकली अप्रूवल मिल गई थी, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है वो वर्क करेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बीटी कॉटन में, ठीक है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। सो जो बीटी है उसकी फुल फॉर्म इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। अब वो सॉइल बैक्टीरियम के लिए काम करती है दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बॉलवॉर्म। तो बॉलवॉर्म से क्या होता है, फर्दर हमारी जो कॉटन है अगर उससे इन्फेक्ट हो जाती है तो जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। हार्वेस्ट के टाइम पे कॉटन जो है उसका प्रोड्यूस जो है, जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, एक तरह से डिजीज ही है कॉटन की, राइट। सो अब तीसरी स्टेटमेंट है हमारी सोयाबीन, मेज, कॉटन एंड कैनोला विद हर्बिसाइड टॉलरेंस। वो बहुत ज्यादा फेमस है जब हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी जितनी भी क्रॉप्स है। सो एज अ रिजल्ट ओवरऑल वो क्या प्रोवाइड करती है, वायरस रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, फ्रूट एंड ट्यूबर क्वालिटी। सो एज अ रिजल्ट ऑल इन ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारी क्रॉप्स है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है इंडिया की पहली ऐसी क्रॉप बन जाएगी जिसको कमर्शलाइजेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाँ की है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड डू कॉमेंट योर क्वेरीज एज वेल, अगर आपको कोई भी होंगी। सो वील ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।